नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए थर्ड पार्ट का जो करंट अफेयर है उसको कवर करने वाला हूं, जिसमें हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे, चाहे वो हमारे नेशन संबंधित हों, इंटरनेशनल हों, स्टेट से रिलेटेड हों, डिफेंस से रिलेटेड हों या साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हों। सभी को यहाँ पर कवर करते हुए हम चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिंडा एक्रिनो, कौन है ये, सीईओ कैसे बन गई ट्विटर की, उनकी बात करेंगे। अलग अलग पद जो होते हैं, जैसे सीटीओ का कौन है इस समय पर ट्विटर के, उनकी बात होगी। होम मिनिस्टर के द्वारा लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट को इनॉग्रेट किया गया, क्या है ये, इसकी बात होगी। तुंगनाथ टेम्पल है, ये किस राज्य में अवेलेबल है जिसको नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया, इसकी बात करेंगे। G7 की जो मीटिंग है उसमें भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया, क्या भारत भी G7 का मेंबर है, बात करेंगे। और इसका समिट कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, चर्चा होगी। साथ साथ अर्जुन राम मेघवाल जी ये बन गए हैं हमारे इस समय पर कानून मंत्री। कौन पहले कानून मंत्री थे, क्या अब कानून मंत्री फ्री हो गए, उनको कोई मंत्रालय नहीं मिला, बात होगी। साथ साथ यूनाइटेड नेशन के द्वारा ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक को ऑब्जर्व किया गया, चर्चाएं इन सभी की करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सर्बानंद सोनोवाल जी जो कि इस समय पर पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के सेंटर के मिनिस्टर हैं और ये इस समय पर आयुष मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं, इनके द्वारा अवार्ड प्रेजेंट किए गए हैं, सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड। कौन से, सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोर्ट्स को अवार्ड प्राप्त हुए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से अवार्ड किन किन पोर्ट्स को मिले हैं। जैसे पाराद्वीप पोर्ट की बात करें जो कि उड़ीसा में अवेलेबल है, इसको शिप बर्थडे पोर्ट का अवार्ड मिला है। साथ साथ कोचिन पोर्ट की बात करें, केरला में अवेलेबल है, इसको टर्न अराउंड टाइम का अवार्ड की कैटेगरी में अवार्ड मिला है। पंडित दीनदयाल पोर्ट की बात करें जो कि कांडला गुजरात में अवेलेबल है, और इसको सागरमाला अवार्ड फॉर हाईएस्ट कार्गो मैनेजमेंट के लिए कैटेगरी में अवार्ड मिला। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि मुंबई महाराष्ट्र में अवेलेबल है, इसको टर्न अराउंड टाइम अवार्ड मिला, टर्न अराउंड टाइम के लिए अवार्ड मिला है। साथ साथ जो इस समय पर कामराज पोर्ट है, चेन्नई में अवेलेबल है, इसको प्री बर्थिंग डिटेंशन टाइम के लिए अवार्ड मिला है। तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग अवार्ड मिला है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इस कैटेगरी को याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ये सीईओ बनी है ट्विटर की, इनका नाम है लिंडा यकरीना। ध्यान रखिएगा, लिंडा यकरीना जो कि सीईओ बनी है ट्विटर की। तो पहले सीईओ कौन थे, इलॉन मस्क, यही इस समय पर मालिक हैं। आपको पता है 44 बिलियन यूएस डॉलर में इन्होंने खरीद लिया था ट्विटर को। पिछले साल बहुत सारी चर्चाएं हमने इसकी की हैं। अब इन्होंने सीईओ के पद से स्टेप डाउन कर दिया है और लिंडा यकरीनो को यहाँ पर ट्विटर का सीईओ बनाया गया है। अब ये पोस्ट ज्वाइन करेंगी बाद में, लेकिन अभी नाम अनाउंस हो चुका है, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये है लिंडा यकरीनो। यहाँ पर बात की जाए तो इलॉन मस्क सीटीओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, साथ साथ चेयरमैन तो रहेंगे अभी ट्विटर के, लेकिन सीईओ यकरीना अब रहने वाली हैं। और ट्विटर 2006 में फाउंड की गई कंपनी थी, जिसको 44 बिलियन यूएस डॉलर में इलॉन मस्क के द्वारा 2022 में खरीदा गया था। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूएसए में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, कर्नाटका का असेंबली इलेक्शन हुआ। कर्नाटका के असेंबली इलेक्शन में वोट 10 मई को पड़े, 13 मई को रिजल्ट आ गया। उसमें कांग्रेस को बहुमत मिल गया और 130 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने वहाँ पर जीत ली। बीजेपी को 65 सीटें, 135 सीटें मिली थी कांग्रेस को। बीजेपी को 65 सीटें, जनता दल को जो कि जेडीएस के नाम से जानी जा रही थी, 19 सीटें इसको भी मिली है। आगे बात करें तो अब आप देख सकते हैं बीजेपी का ग्राफ रिस्ट्रिक्ट हो गया है इस रीजन में, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में है, और साथ साथ जो सेंटर का, भारत का नॉर्थ का सेंटर पार्ट है, वहाँ पर इसकी अभी सरकार है। तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया, तो सिद्धारमैया जी, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे राइट साइड में,
प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रेसिडेंट के बगल में वो बने हैं कौन इस समय पर, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। और डीके शिव कुमार जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, प्रवीण सूद जो कि नए चीफ बने हैं सीबीआई के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी फुल फॉर्म है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रवीण सूद को बनाया गया है, जो कि सीबीआई में अब डायरेक्टर के पद पर अपना पदभार संभालेंगे। याद रखिएगा 2 साल तक ये अपने इस पद पर रहेंगे। कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और सुबोध कुमार जायसवाल ये इनकी जगह लेने वाले हैं। ध्यान रखिए, सूद साहब सुबोध कुमार जायसवाल की जगह लेंगे। सीबीआई को 1963 में फाउंड किया गया, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन, चाइना के द्वारा पहली चाइना सेंट्रल एशिया समिट को होस्ट किया गया। ध्यान रखिएगा, चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग के द्वारा इसको होस्ट किया गया, इसकी प्रेसिडेंसी की गई। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल थे। ठीक, तो सेंट्रल एशिया और चाइना की समिट हुई। इसको लीड किसने किया? चाइना ने लीड किया। ठीक, यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, तुंगनाथ टेम्पल जो कि पांडवास के द्वारा बिल्ड किया गया था और इसको नेशनल मॉन्यूमेंट्स घोषित किया गया, जो कि रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित करने से बेनिफिट ये होता है कि इसके आसपास का जो कल्चर है उसको बचा कर रखा जाएगा और वहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। इंडस्ट्रीज़ ना लगाकर, कोई भी जो एक्टिविटीज़ है उनको ना करवाकर, जिससे कि सरकार उसमें प्रतिबंधित कर देगी, जिससे कि तुंगनाथ टेम्पल को कंजर्व रखा जाएगा। इसके जो भी इसकी क्वालिटीज़ हैं या फिर कह लीजिए जो आस्थाएं हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाएगा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, होम मिनिस्टर के द्वारा, जो कि अमित शाह जी इस समय पर होम मिनिस्टर साथ साथ कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर भी हैं, उनके द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। इसके माध्यम से क्या होगा, सिखाया जाएगा कि किस तरीके से पूरा काम होता है किसी भी मतलब सभा में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, या क्या जब ड्राफ्ट कोई आता है कोई कानून बनने को, तो उसमें किस तरीके से पार्लियामेंट के मेंबर्स का, ऑफिसर्स का और वहाँ पर जो काम करने वाले अदर ऑफिसर्स, अदर डिपार्टमेंट है उसका बिहेवियर होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा। ठीक, तो होम मिनिस्टर के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। नीदरलैंड भारत का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन पाया है। ध्यान रखिएगा, पहला और दूसरा कौन है? तो यूएसए और यूएई पहला और दूसरा है। ध्यान रखिए, पहले पर यूएस आता है और यूएई दूसरे पर आता है। और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर के रूप में नीदरलैंड भी यहाँ पर थर्ड रैंक अपनी प्राप्त कर पाया है। ठीक, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई कि हम नीदरलैंड को इलेक्ट्रॉनिक्स, एल्युमिनियम, केमिकल के सामान ज़्यादातर देते हैं और 8 बिलियन यूएस डॉलर पहले था, अब 13 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है कुछ सालों के अंदर में नीदरलैंड के साथ जो ट्रेडिंग है उसमें। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, गटका जो मार्शल आर्ट है वो 37वें नेशनल गेम में पार्टिसिपेट होगा। पंजाब का ये एक मार्शल आर्ट है। ध्यान रखिएगा, इसको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा अनाउंस किया गया कि 37वें जो नेशनल गेम होगा वहाँ पर इसके इवेंट भी ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। ये जो 37वें नेशनल गेम है इसको गोवा में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आगे बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं गटका को परफॉर्म करते हुए कुछ खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड जिसका नाम पुष्कर सिंह धामी है, इनके द्वारा नेशनल होम्योपैथी कन्वेंशन को एक होम्योकॉन के नाम से लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया। ध्यान रखिएगा, होम्योकॉन, ध्यान रखिएगा, होम्योपैथी एक नाम की पद्धति है जो मेडिसिन, जो कि एक ट्रीटमेंट की अलग अलग पद्धति, जैसे आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, यूनानी है और एलोपैथी है। सबसे ज़्यादा इनमें से पैसा अगर देखा जाए तो एलोपैथी में होता है, और भी अलग अलग फील्ड में अलग अलग महारत हासिल किए हुए हैं। तो अब होम्योपैथी को भी बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में इसको इनॉग्रेट किया गया ये कन्वेंशन, जिससे कि होम्योपैथी पर भी एक अहम पकड़ बनाई जा सके और लोगों को इसकी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके, क्योंकि कोविड-19 के समय पर होम्योपैथी की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंडिया के 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं 15 साल के, जिनका नाम है
वुपल्ला प्रणीत। वुपल्ला प्रणीत याद रखिएगा 15 साल के हैं, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और भारत के ये 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है यूएस में ये खेल रहे थे, ग्रैंड मास्टर हंस नीम के अगेंस्ट उनको हराकर इन्होंने अपनी जो भी रिलेटेड क्वालिफिकेशन है उनको फुलफिल कर दिया और भारत के ग्रैंड मास्टर बन गए। ठीक, अब भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो ध्यान रखिएगा विश्वनाथन आनंद जी भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। और दूसरे जो ग्रैंड मास्टर हैं उनकी बात भी यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर बात की जाए दूसरे प्रनेश एम, ये है 79 नंबर के ग्रैंड मास्टर। अगर बात करें विघ्नेश एनआर की तो 80 नंबर के भारत के ग्रैंड मास्टर थे और 81 नंबर के ग्रैंड मास्टर सायंतन दास थे। कौन? सायंतन दास। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन 4 नंबर का, भारत और इंडोनेशिया का बाइलेटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 23 नाम की जो एक्सरसाइज है, इसको भारत और इंडोनेशिया के बीच में कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया, तो बाटम इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। चौथे नंबर का ये संस्करण है, इसमें इसको ऑर्गेनाइज 14 मई से लेकर 19 मई तक ऑर्गेनाइज कराया गया इंडोनेशिया बाटम में। आगे बात करें तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भारत के आर हरि कुमार जी हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया जोको विदोदो है। कैपिटल वहाँ की जकार्ता है और इंडोनेशियन रुपया यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, पसंग दावा शेरपा, याद रखिएगा पसंग दावा शेरपा सेकंड हाईएस्ट टाइम माउंटेन को चढ़ने वाले प्लेयर बने हैं या शेरपा बने हैं। 26 टाइम ये माउंट एवरेस्ट को चढ़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। पसंग दावा शेरपा नेपाल से बिलोंग करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर बात करें तो कामीरीता की बात की जाए तो इन्होंने टोटल 26 टाइम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, लेकिन अभी इसी महीने में इन्होंने दोबारा से चढ़ाई की और अब ये 27 टाइम यहाँ पर चढ़ाई कर चुके हैं। अभी इसके बाद इन्होंने एक और चढ़ाई कर दी है, तो ध्यान रखिएगा कामीरीता 27 बार चढ़ाई कर चुके हैं। इनसे पीछे जो कौन है, इनसे पीछे जो पसंग हैं वो इस समय पर चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा 26 टाइम इन्होंने चढ़ाई की है। अगर स्टैटिक की बात की जाए तो पहली बार जो चढ़ाई की थी वो एडमंड हिलेरी और तेजिंग नॉर्गे के द्वारा 1953 में की गई थी माउंट एवरेस्ट की। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम है जिसको सेटअप किया गया। नाम बहुत ही बेहतरीन है, इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है नॉर्थ साउथ ब्लॉक पर जो नई पार्लियामेंट बन रही है उसको वो इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रही है और इस म्यूजियम को भी वहाँ पर सेटअप किया गया। तो ध्यान रखिएगा युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में इनॉग्रेट की गई है। ठीक, चलिए आगे बात करें। और ये जो विस्टा प्रोजेक्ट है 28 मई को इनॉग्रेट किया जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल ये भारत के नए लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बने हैं। इनकी बात की जाए ये किसकी जगह इन्होंने ली है, तो किरण रिजिजू जी की जगह इन्होंने ली है। अर्जुन राम मेघवाल जी, किरण रिजिजू को कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस को अब मिल चुकी है जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास थी। और अर्जुन राम मेघवाल जी ध्यान रखिएगा अब भारत के नए लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बन चुके हैं। मेघवाल साहब के पास पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कल्चर की मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में ये इस वाली मिनिस्ट्री को भी संभालेंगे। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के नए लॉ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन रूरल एजुकेशन पहल नाम से उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश में एक चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा नाम की हैं जिनके द्वारा यूपी में सैनिक इंटर कॉलेज में जो कि सरोजनी नगर में है इस पहल को, इस इनिशिएटिव को ऑफिशियली उन्होंने लॉन्च किया। और ये एक ऑनलाइन सिस्टम है, ध्यान रखिएगा ऑनलाइन रूरल एजुकेशन है जिसके माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी और डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और आईआईटी कानपुर इसमें मदद करने वाला है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन रूरल एजुकेशन पहल इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन, एन चंद्रशेखरन जो कि इस समय पर टाटा ग्रुप्स में चेयरमैन के पद पर काम कर रहे हैं, इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है चेवेलियर डे
ला लीजन ऑनर, डी ऑनर, ये इनको प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि भारत और फ्रांस के रिलेशन को, ट्रेड रिलेशन को बेहतर करने में इन्होंने मदद की है, इसीलिए इनको यह अवार्ड मिला है फ्रांस के द्वारा। यहाँ पर आप देख पाएंगे चंद्रशेखरन को। अगला क्वेश्चन, मनोज सोनी, याद रखिएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के नए चेयरमैन के पद पर इन्होंने ओथ ली है, शपथ ली है। ध्यान रखिएगा यूपीएससी की बात की जाए तो यूपीएससी 1 अक्टूबर 1926 को इस्टेब्लिश किया गया था। एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक, यहां पर आप देख सकते हैं मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर सितवेनी रुबुका, जिन्होंने अपोलोजाइज किया है भारतीय ओरिजिन के लोगों से कि भैया हमको क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि जब ये एक टाइम पर ये फिजी में मिलिट्री के पद पर, मिलिट्री में हाईएस्ट में से एक पद पर थे, उन्होंने उस समय पर ये कहा था कि इंडियंस को यहाँ पर हटा दिया जाए, यहाँ से भगा दिया जाए, जिसकी वजह से बहुत सारी हिंसा इन्होंने उस समय पर इंडियंस में की। और अब ये प्राइम मिनिस्टर के पद पर फिजी में है और अब भारत के प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए हैं और जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं उनसे पहले ही इन्होंने फिजियन जो इंडियन है उनसे, इंडियन ओरिजिन के पॉपुलेशन है उनसे माफ़ी मांगी है उस अपनी काम के लिए। और याद रखिएगा ये आपको दिख रहे होंगे फिजी के रुबुका, फिजी के प्राइम मिनिस्टर रुबुका। ठीक, और आपको बता दूं 1987 की बात है जब मिलिट्री कॉर्प्स में ये थे और उस समय पर भारतीयों पर इन्होंने अत्याचार किया था। उसके बाद उसी लिए इन्होंने अब माफ़ी उसकी मांगी है, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री वो इसमें जाने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर फिजी अवेलेबल है। ठीक, तो फिजी की बात करें तो साउथ पैसिफिक ओशियन में ये लोकेटेड है। सुआ इसकी कैपिटल है। विलियम कोट्टनीवीरे इसके प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर सितवेनी रुबुका है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फिजियन हिंदी है। करेंसी फिजियन डॉलर है। और 1887 में सितवेनी रुबुका के साथ जो हुआ उसके लिए इन्होंने क्षमा मांगी है। अगला क्वेश्चन, एमपी जो मध्य प्रदेश है उसकी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो कि अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए अप्रूव किया है। ध्यान रखिएगा शिवराज सिंह चौहान जी जो इस समय पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए लॉन्च की गई। इसमें जो भी पर्सन्स हैं, जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है, उनकी शैक्षणिक योग्यता के माध्यम से उनको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे वो आसानी से और समय पर सीखें और कुछ कमाएं। जैसे 12वीं पास वालों को 8,000 रुपये, ITI वालों को, ITI जो पास है उनको 8,500 रुपये, डिप्लोमा होल्डर को 9,000 रुपये और स्नातक या उससे ऊपर की पढ़ाई करने वाले पर्सन को 10,000 रुपये स्टाइपेंड के रूप में भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन ओरिजिन कैप्टन है प्रतिमा बुल्लर माल्डोनाडो। ये हाईएस्ट रैंकिंग पर पहुंची हैं और पहली साउथ एशियन वुमेन बनी है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में ये हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंची, पहली पर्सन बनी है इंडियन ओरिजिन से, और साथ साथ ये साउथ एशियन वुमेन में इतनी हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचने वाली पहली वुमेन बनी, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ये पंजाब में इनका जन्म हुआ था भारत में, और अब ये न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में हाईएस्ट पोजीशन पर हैं प्रतिमा बुल्लर माल्डोनाडो। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है इनका नाम, आप इनको देख पाएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, रस्किन बॉन्ड जिनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम द गोल्डन ईयर्स है। इस बुक को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, भारतीय पर्सन है, ध्यान रखिएगा। और राइटिंग में इनका नाम बहुत बड़ा है और इनके ऊपर बहुत सारे विवाद रहते हैं, इसलिए चर्चाओं में भी रहते हैं, इसलिए इनका नाम याद रखेंगे। द गोल्डन ईयर, बुक का पूरा नाम है द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। ये इसकी पूरी बुक का नाम है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया, इंडियन ऑथर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इनकी बात करें तो 1934 में इनका जन्म हुआ था और इनकी पहली बुक थी द रूम ऑन द रूफ, और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992 में मिला। किस लिए? आवर ट्री स्टिल ग्रोज इन देहरा। और इनको पद्मश्री मिला था 1999 में, पद्म भूषण 2014 में इनको लिटरेचर और एजुकेशन में इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको मिला था। अगला क्वेश्चन, भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन करुणा।
ये ऑपरेशन करुणा इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि म्यांमार में, आपको मैंने पढ़ाया लास्ट वीडियो में कि साइक्लोन मोचा या मोखा नाम का आया है और भारत के कुछ रीजन्स को भी उसने अफेक्ट किया है। तो भारत ने म्यांमार की मदद करने के लिए एड प्रोवाइड कराए हैं, जो हेल्पिंग एड्स हैं वो प्रोवाइड कराए हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो रिलीफ के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट, दवाइयाँ, साथ साथ वाटर, पोर्टेबल जनरेटर्स, क्लोथ, हाइजीन आइटम्स और मेडिसिन वगैरह इन्होंने प्रोवाइड कराए। इसीलिए ऑपरेशन, और किस ऑपरेशन के नाम से, तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन करुणा के नाम से इसको इन्होंने, भारत ने लॉन्च किया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, आरबीआई के द्वारा 2000 रुपये का नोट विड्रॉ कर लिया गया मार्केट से। मतलब विड्रॉ करने की पूरी प्रोसेस को स्टार्ट किया जा चुका है। 30 सितंबर तक इसको अभी चलन में रखा जाएगा। 30 सितंबर के बाद ये कागज का टुकड़ा हो जाएगा, अगर कोई और आगे अनाउंसमेंट नहीं होती है तो आरबीआई ने डिसाइड किया है विड्रॉ करने का 2000 रुपये का। किस स्कीम के अंतर्गत? तो क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत आरबीआई कह रही है कि हम इसको निकाल रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे जो कम जगहों पर ज़्यादा अमाउंट में पैसा इकट्ठा करके रख चुके हैं ब्लैक मनी के रूप में, तो उन पर एक बड़ी चोट दोबारा से भारत सरकार ने मारी है। तो आरबीआई ने डिसाइड ये लेकिन किया है क्लीन नोट पॉलिसी के माध्यम से। क्लीन नोट पॉलिसी क्या है, अभी थोड़ी देर में इसकी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दूं 2016 में भी कुछ इसी प्रकार से भारत सरकार ने डीमोनेटाइजेशन किया था, जिसमें 500 और 1000 रुपये के नोट को वापस लिया गया और 500 और 2000 रुपये के नोट मार्केट में इंट्रोड्यूस किए गए थे। उस समय पर सरकार कह रही थी कि नोटबंदी की है तो दिक्कत होगी, लेकिन हमने नोटबंदी इसलिए की है जिससे काला धन पर सीधे प्रहार होगा। इस बार भी यही स्टेटमेंट आया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो 200 रुपये के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे 30 सितंबर के बाद। क्लीन नोट पॉलिसी की बात करें तो इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी पर्सन अगर नोट के ऊपर कुछ भी लिखता है या फिर उसके ऊपर कोई भी डैमेज करता है तो उसकी जो लाइफ स्पान है, जो नोट का पूरा जीवन है, वो कम हो जाएगा। इसीलिए अगर ऐसी कंडीशन में आपको कोई नोट मिलता है तो आप इसको एक्सचेंज करा लें। कहाँ से? बैंक से। ये क्लीन नोट पॉलिसी है। अब इस क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत ही 2000 रुपये के नोट को बंद किया गया आरबीआई के द्वारा। ठीक, ध्यान रखेंगे। शक्तिकांत दास जी जो इस समय पर गवर्नर है 25 नंबर के, किसके? आरबीआई के। संचार साथी नाम की एक पोर्टल लॉन्च की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि ब्लॉक और ट्रैक करेगा लॉस्ट मोबाइल्स को, जो खोए हुए फ़ोन हैं उनको। तो अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि संचार साथी पोर्टल में अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो आप इसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करें और हमारी तरफ से कोशिश होगी कि आपके फ़ोन को दोबारा से आप तक पहुंचाया जा सके और साथ साथ आपकी जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुंचे। इसीलिए खोए हुए फ़ोन को दोबारा प्राप्त अगर आपको करना है तो संचार साथी पोर्टल में आप रजिस्टर करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम हुई है उसको बताएंगे, पूरा एक स्टेप है, फॉलो करते हुए पहुंचेंगे तो हो सकता है आपको खोया हुआ फ़ोन दोबारा से आपको मिल जाए। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं अश्वनी वैष्णव जी, जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर के साथ साथ माइटी के मिनिस्टर भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं, उनके द्वारा ही इसको इनॉग्रेट किया गया है, संचार साथी नाम का पोर्टल। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा G7 में समिट में पार्टिसिपेट किया गया। भारत इसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत को यहाँ पर इनवाइट किया गया है जापान के द्वारा। क्यों? क्योंकि जापान में ही G7 की समिट ऑर्गेनाइज हो रही थी। जापान के कहाँ पर हो रही थी? तो हिरोशिमा नाम की एक जगह है, वहाँ पर ये जो मीटिंग है वो हुई। वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री को भी बुलाया गया और जापान के बाद भारत के प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ फिजी में भी विजिट करेंगे। ये जो समिट है G7 की, ये 19 से लेकर 21 मई तक चली है। G7 की बात करें तो 7 देशों का एक समूह है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी 3, इटली, जापान, US, UK और 3 6 हो गए और एक US 7। तो ये 7 देशों का ये समूह है, उनकी आपस में मीटिंग समिट होता है। इस बार जापान में हो रही थी। जापान ने भारत को भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया था, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा वर्ल्ड डे
फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट 26 नवंबर को अनाउंस किया गया। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड डे फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को 26 नवंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अनाउंस किया गया है, जिससे कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस फैलाई जा सके कि अगर हम किस प्रकार से हम अपने ट्रांसपोर्ट को सस्टेन कर सकते हैं, उससे निकलने वाले जो धुआं, उससे निकलने वाले जो पॉल्यूशन है उसको रोक सकते हैं। ये इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए 26 नवंबर को इस डे के रूप में वर्ल्ड डे फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के रूप में मनाने की अनाउंसमेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा की गई है। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में अवेलेबल है, यूनाइटेड नेशन की 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और 193 इसके मेंबर स्टेट हैं। वर्ल्ड बी डे हम 20 मई को ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम बी एंगेज्ड इन पॉलिनेटर, फ्रेंडली एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन रखी गई है। इसको ध्यान रखिएगा, ये किसके बर्थ में, तो एंटोन जनसा के बर्थ में, जो कि एक बी कीपिंग में सबसे अग्रणी पर्सन माने जाते हैं, उनके बर्थ एनिवर्सरी में इसको ऑब्जर्व हम करते हैं। ठीक, बी डे कब, 20 मई को। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एड्स डे हम 1 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे की बात की जाए तो हम ये 18 मई को ऑब्जर्व करते हैं। 18 मई को याद रखिएगा, हम वर्ल्ड वैक्सीन डे ऑब्जर्व करते हैं। पूछा जा सकता है एड्स वैक्सीन डे, एड्स की वैक्सीन अभी डेवलप नहीं हुई है, उस पर काम चल रहा है, उस पर बैठकें हुई। तो पहली बैठक 18 मई को हुई थी, इसीलिए हम 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे हम 17 मई को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, आगे बात करें तो इसकी थीम इनेबलिंग द लीस्ट डेवलप्ड नेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रखी गई है। वर्ल्ड जो कम्युनिकेशन डे है, इसको पहली बार 1969 में ऑब्जर्व किया गया था। आगे बात करें, यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2023 का हम 15 से लेकर 21 मई को ऑब्जर्व करते हैं। ये 7th एडिशन है। इसकी थीम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट रखी गई है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए वर्ल्ड डे हम कब, 26 नवंबर को अब हर साल ऑब्जर्व करेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये अनाउंस किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।